स्वागत आप सभी को ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के इस बहुत ही शानदार, यूं समझ लीजिए तो बिहार डीलेट का एक सबसे पावरफुल सेशन में सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और मेरे तरफ से सलाम भी है और प्रणाम भी है, और आपके गार्जियन बंधु को भी मेरे तरफ से सलाम और प्रणाम है। और जो लोग सलाम कर रहे हैं वालेकुम सलाम, और जो लोग राधे राधे बोले उन्हें राधे राधे, जो लोग जय भीम बोले उन्हें जय भीम। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरा ये लाइव प्रीमियर वीडियो देख रहे होंगे और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो रहे होंगे। मैं आपको एक सूचना दे दूं कि बिहार डीएलएड के इंग्लिश सब्जेक्ट के क्षेत्र में अगर बात करें, माने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, तो मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी हर गली गली में शोर हो चुका है कि ज्ञापन एकेडमी के इबादत सर, जो कि इंग्लिश इतना आसान और लॉजिक ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं कि जिसका हदो हिसाब नहीं। मैं इंग्लिश को बिल्कुल सिंपलाइज कर देता हूँ, बिल्कुल ट्रिकी बना देता हूँ, बिल्कुल लॉजिक और हंसते हंसाते मैं पढ़ा देता हूँ। जो स्टूडेंट बिगिनर है, जिसको ABCD और थोड़ा बहुत पढ़ने और लिखने के अलावा और कुछ नहीं पता है, उसके लिए ये सेशन है। जो इंग्लिश में बिल्कुल स्ट्रांग है, बढ़िया है, मजबूत है, तो उसके लिए हम ज्ञापन एकेडमी पर ऑलरेडी क्लास चला रहे हैं, है ना। अब बात आती है कि मन में एक शंका क्रिएट होती है कि इबादत सर, आप तो ऐसे कहते हो कि मैं इंग्लिश का बेस्ट टीचर हूं, खुद से तारीफ करना बेहतर नहीं है। देखिए बाबू, मैं खुद से तारीफ नहीं कर रहा हूं। आप जाइए, आपके मोबाइल में क्रोम होगा, किसी भी सर्च इंजन से आप पूछ लीजिए हु इज द बेस्ट टीचर फॉर बिहार डीएलएड इंग्लिश। मेरा नाम नहीं आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा जी। ये बात 100% मैं आपको एश्योर कराना देना चाहता हूँ। पता है बाबू, देखो, इंग्लिश बेस्ट टीचर वही कहलाता है जो बेस्ट तरीका से पढ़ाता है, जो लॉजिक और ट्रिक के साथ पढ़ाता है, कठिन से कठिन सवालों को बिल्कुल आसान बना देता है, कठिन से कठिन इंग्लिश सारांश को बिल्कुल नॉर्मल गधांश और पदांश में बदल दे। समझ में आ रहा ना? यानी कि किसी भी हार्ड चीज को एकदम सिंपलाइज कर दे, वैसे टीचर को बेस्ट कहते हैं। इंग्लिश को हम कभी भी आपको डिफिकल्टी नहीं समझाया, बल्कि पॉसिबिलिटी करके समझाया है। चलिए ना, आज हम जो 50 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं, देखिए मेरा 2 टारगेट है। सबसे पहला बात कि मैं लॉजिक और ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके बढ़िया से आपको समझाऊं। दूसरा टारगेट मेरा यह है कि एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन जो इसी के बेस पर पूछे जाते हैं, कुछ इससे क्वेश्चन टकरा जाए और कुछ इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपसे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और मैं थोड़ा सा आप सभी के बीच एक प्रूफ रखना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग कहेंगे कि सर आप ऐसे ही कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा बस प्रूफ देना चाहता हूं। जब आप गूगला से पूछते हैं तो गूगला जानते हो क्या बोलता है? कहता है क्या कि हाँ, पता तो चला है कि कोई टीचर है जिसका नाम है इबादत सर, पॉपुलर फॉर टॉप क्वेश्चन सीरीज एंड फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस फॉर द बिहार डीएलएड एग्जाम। देखा, बिहार डीएलएड के क्षेत्र में आपके गुरुजी यानी इबादत सर। यहाँ देखो, इबादत सर डीएलएड क्लासेस ज्ञापन एकेडमी आर हाईली रेटेड फॉर इंग्लिश इन द बिहार डीएलएड एग्जाम। मैंने हाईली रेटेड मिला है गूगल के तरफ से, आप सभी के तरफ से। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ गूगल का ही योगदान है। गूगल पर अगर मैं बेस्ट टीचर के नाम से या बेस्ट टीचर के लिस्ट में अगर आ रहा हूँ, टॉप लेवल के टीचर यानी इंग्लिश सब्जेक्ट के पढ़ाने के मामले में मेरे टॉप लिस्ट में मेरा नाम आ रहा है, तो इसके पीछे का योगदान सिर्फ गूगल का ही नहीं, आपका भी है जी। दे फोकस ऑन ग्रामर फंडामेंटल्स, वॉइस, टेंस एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एसेंशियल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। और मेरा यूट्यूब का ऑलरेडी लिंक दिया है जिस पर मैं पढ़ाया हूं। यहाँ देखिए, ग्रामर, फंडामेंटल, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कितना शानदार मैं ट्रिक बताता हूँ एकदम। देखो, वो चीज गूगल रीड किया है। टेंस खूब पढ़ाया हूं, टेंस को भी रीड किया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कराया हूं। यहाँ देखो, हिंदी में भी इबादत सर मुख्य रूप से ज्ञापन एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिहार डीएलएड सरकारी परीक्षाओं और कक्षा 6 से ग्रेजुएशन तक के छात्रों को इंग्लिश, ग्रामर और साइंस पढ़ाते हैं। उन्हें एक बेहतरीन टीचर मानने के पीछे कई कारण हैं। इबादत सर के पढ़ाने की मुख्य विशेषता है, ये मैं अपने से टाइप नहीं किया हूँ, डायरेक्ट गूगल का स्क्रीनशॉट लेकर के आऊँ। कोई बच्चा भेजा था, कंसेप्ट प्लस ट्रिक, देख रहे हो ना, मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ। इबादत सर ने केवल ग्रामर के नियमों को नहीं समझाते, बल्कि उन्हें याद रखने के लिए आसान ट्रिक भी बताते हैं। यहाँ देखो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, अरे ये गूगला को नहीं पता है, हिंदी इंग्लिश तो मिक्स करते ही हैं, हम भोजपुरी भी बोलते हैं इसमें, है ना, इंग्लिश पढ़ाने के मामले में, है ना। तो ये यानी टोटल मिलाकर के हिंदी और इंग्लिश को मिला दो तो इंग्लिश बन जाता है। परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से वो क्वेश्चन, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम कराते हैं।
स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, है ना, आर्टिकल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और भी बुनियादी स्तर पर माने हम पढ़ाते हैं। और संवादात्मक शैली यानी इंटरेक्टिव स्टाइल या वीडियो में लाइव की तरह पढ़ाते हैं, जिससे छात्रों को क्लास में होने का एहसास होता है और वे कमेंट सेक्शन में, यानी जो मैं प्रीमियर पढ़ा रहा हूँ ना वीडियो, ये एकदम एज ए लाइव की तरह दिखता है ना। और भी देख लो भाई, कुछ नहीं, ये देखो इबादत सर बकलोलवा हिंदी में गलती लिख दिया है। इबादत सर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी यानी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर भी मैंने पढ़ाया है। विशेषता ये ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर बिहार डीएलएड के 2026 के सत्र में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, मैंने एक्टिव रहे हैं। कंटेंट इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी ये मैंने ला दिया। फिर इस चीज़ को भी गूगल ने अपडेट कर दिया। साइंस और इंग्लिश का भी मैंने साइंसली सेशन ज्ञापन एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ, ज्ञापन एकेडमी पर पढ़ा रहा हूँ। सोचो ये सारा चीज़ गूगल जो है ना, गूगला ये सब रीड कर रहा है। साइंस और इंग्लिश को मैंने जोड़ करके एक वर्ड को क्रिएट किया, साइंसलिस। कितना शानदार है जी। पता है साइंसलिस सीरीज शुरू की है, जिसमें वे साइंस के साथ साथ इंग्लिश के कंसेप्ट को भी समझाते हैं। देखा, बिगिनर्स के लिए काफ़ी सहायक है। देखा, आप इस वीडियो में एबाज सर के साथ बिहार डीएलएड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। तो ये वीडियो जो विद्यार्थी ने अभी तक नहीं देखा होगा जरूर देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल है। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बस अब आप कहोगे कि सर आप रहने दीजिए, अपनी तारीफ खुद से मत कीजिए। नहीं बाबू, मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन जब भी अगर इस तरीके का दिख जाए तो बस कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं इन चारों के बारे में डिस्कस कर देता हूँ, फिर आप ऑटोमेटिक आंसर लगाओगे। देखो कभी भी क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है, जानते हो किस तरीके से, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर बोलता है, कोई भी हो, अदरक लहसुन प्याज, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोरिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी गड्ढा गुड्डी खाली स्थान को। देखो जब भी फिल इन द ब्लैंक्स की बात आ जाए, इसका मतलब कि खाली जगहों में भरना है। अब खाली जगह तो देख लिया आपने, ठीक है, खाली जगह देख लिया। अब इस खाली जगह में क्या भरना है, तो हम सेंटेंस पढ़ करके थोड़ी ना अपने मन से जो मन करे वो खाली जगह में भर देंगे। ऑप्शन में देखेंगे, बाई दिया है, फ्रॉम दिया है, ऑफ दिया है, विद दिया है, यानी प्रीपोजिशन के वर्ड दिए हैं, प्रीपोजिशन के वर्ड दिए हैं। अब हमें प्रीपोजिशन का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, तो बस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कह रहा है मदर माने होता है माता, कट्स माने काटना, वेजिटेबल। देखो मदर कट्स वेजिटेबल, माँ जो है ना वेजिटेबल काटती है, ये नाइफ। तो अब देखो बाई माने होता है से, फ्रॉम माने होता है से, ऑफ माने होता है काके की, काके की, या नहीं 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 बंद के लिए, ऑफ माने बंद के लिए इस्तेमाल होता है, बंद के लिए इस्तेमाल होता है, माने किसी भी चीज को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फैन, है ना। तो यानी क्या करो, पंखा को बंद कर दो, है ना। स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल को बंद कर दो। अच्छा, विथ माने भी से होता है और के साथ होता है। अब देखो होता क्या है, यहां पर एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल जो बिगिनर है, जिसको बिल्कुल इंग्लिश में सेंटेंस एबीसीडी और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पता है, उसके लिए ये सेशन तो लाभजनक होने वाला है। और बिहार डीएलएड के क्षेत्र में इंग्लिश 20 नंबर तो वे लोग ले करके चलेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही शानदार है। यहां देखो बात क्या है कि बाई माने भी सर होता है से, और फ्रॉम माने भी से, और विथ माने भी से। अगर देखा जाए तो तीनों एक कॉमन पॉइंट है, बाई, फ्रॉम और विथ। तो सर इन तीनों के अंतर को समझाइए। मैं एक बात बताऊं, देखो मान के चलो कि आपके आंगन में कहीं, आपके आंगन में, सुनना ध्यान से, अगर इस बात को ध्यान से सुनोगे तो लगेगा कि हाँ चीजें क्लियर हो रही है। आपके आंगन में, ठीक है ना, कहीं सांप निकल गया, क्या निकल गया, सांप निकल गया, सुनिएगा ध्यान से। अब यहां जो आपकी महिला मित्र है, ये अचानक सांप को देखी और बोले ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सांप निकल गया, सांप निकल गया, सांप निकल गया। तब तक बाहर से कुछ लोग आए, अंदर आए। तो जो बाहर से अंदर आए इस आंगन में, इस औरत इस आपकी महिला मित्र की आवाज सुन करके, तो महिला मित्र कहती है देखो ना सांप निकला है। इन लोगों ने क्या किया कि सांप को डंडा उठाया, डंडा, है ना, डंडा, और उठा करके सांप को मार दिया। अब देखो हो क्या रहा है, यहां पर दो चीजें नजर आ रही है। सांप जो मरा, किससे मरा, डंडा से मरा, और किसके द्वारा मारा गया,
इंसानों के द्वारा। तो सांप जो है ना, सांप सांप सुनिएगा, उसको डंडा से मारा गया। किससे मारा गया? डंडा से। और किसके द्वारा डंडा चलाया गया? तो डंडा जो है ना, डंडा वो इंसान के द्वारा चलाया गया, इंसान के द्वारा चलाया गया। अब यहीं पर कंसेप्ट को समझना है। सांप किससे मरा? तो डंडा से। तो सांप अगर जिस हथियार से मारा जाता है उसके लिए विथ का प्रयोग होता है, यानी विथ ए स्टिक, विथ ए स्टिक, यानी कि डंडा से मारा गया। और किसके द्वारा मारा गया बाबू? तो इंसान के द्वारा मारा गया, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा सांप को मारा गया। तो सांप को तो मारा गया, तो यहां पर व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति के साथ ये बाई लग जाएगा, बाई द पर्सन। बाई द पर्सन सांप को मारा गया, यानी कि व्यक्ति के द्वारा, यानी व्यक्ति आए, महिला मित्र की आवाज सुना, सांप पर नजर पड़ी, डंडा उठाया, मार दिया। तो व्यक्ति के द्वारा बाई, और किस हथियार से मारा गया? विथ। और फ्रॉम का प्रयोग बता दे, जब भी कभी सुबह से शाम की बात होती है, शाम से सुबह की बात होती है, या कोई स्थान छोड़कर एक स्थान से दूसरी स्थान में हम लोग जाते हैं, या किसी से आप किसी चीज की तैयारी करते हो, या किसी दिन से आप जाने की बात करते हो, वहां पर फ्रॉम लगता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि ऑफ का प्रयोग सर। तो ऑफ का हमेशा बंद करने के लिए, जैसे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पंखा को बंद करो है, स्विच ऑफ द, यानी इस स्विच को ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द मोबाइल, मोबाइल को बंद करो, है ना। स्विच ऑफ द यूट्यूब, यूट्यूब को बंद करो, स्विच ऑफ द डोर, डोर को बंद करो। ये सारी बातें होती हैं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या सुना आपने? बाई किसी बंदे के द्वारा सांप को मारा गया, किस हथियार से मारा गया? तो विथ। तो यहां देखिए, जो माँ जो है ना वेजिटेबल को काटती है, यानी वेजिटेबल माँ के द्वारा काटा जाता है, लेकिन हथियार क्या है? नाइफ, यानी चाकू है। अब इस चाकू के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा बाबू। क्या लगेगा? विथ। तो जो लोगों ने ऑप्शन डी चुना होगा, दैट्स कंग्रेचुलेशन, कि आपने बहुत अच्छे कंसेप्ट को समझते हुए राइट आंसर को चुना है ना। अब आइए अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। अब तो हमको कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है कि बाई का प्रयोग कहां होता है, विथ का और फ्रॉम का और ऑन का, लेकिन बस ऑन का बता दे। ऑन होता है, ऑन माने चालू करना, बस चालू करना। और ऑन का प्रयोग कभी कभी पर के लिए भी होता है। पर यानी मान के चलो कि ये टेबल है ना। क्या है ये? टेबल है। अब टेबल के ऊपर सटा हुआ कोई वस्तु है, सटा हुआ कोई वस्तु रखा हुआ है, तो मान के चलो डेट वस्तु ऑन द टेबल, यानी कि डेट ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना, वो जो वस्तु है वो टेबल के ऊपर है, तो वहां पर ऑन लगेगा, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। लेकिन 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 सुनिएगा ध्यान से, अगर इस टेबल के ऊपर सटा हुआ नहीं बल्कि इससे दूरी में है, इस टेबल से सटा हुआ नहीं है, इसके ऊपर है, जैसे कि मान के चलो टेबल के ऊपर फैन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टेबल से सटा हुआ नहीं है, तो वहां पर एबॉव का प्रयोग होगा। क्या होगा? एबॉव का। यानी कि अगर हमारे सर के ऊपर सटा हुआ कोई वस्तु को अगर रख देते हैं तो ऑन माई हेड हो जाएगा। अब मेरे सर के ऊपर अगर छत है तो हमारे सर पर सटा हुआ नहीं है, या ये पेंसिल हमारे सर के ऊपर है, यानी दिस पेंसिल अबव माई हेड, यानी हमारे सर के ऊपर, क्योंकि ये सटा हुआ नहीं है। ठीक है। और ऑन का प्रयोग चालू करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन, पंखा को चालू करो, स्विच ऑन द मोबाइल, मोबाइल को चालू करो। ये सारी बातें होती हैं। अब बताओ कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही राइट्स ए लेटर। वह क्या करता है? सुनिएगा, वह क्या करती है? शी माने वह, शी माने वह, और ही माने भी वह। तो ही माने वह तो होता है और शी माने भी वह, लेकिन दोनों वह में क्या अंतर है? तो हाई हो गया पुरुष के लिए, हाई हो गया क्या चीज? स्त्री के लिए। बिल्कुल बिगिनर से मैं बिगिनर वालों को ही ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूं। शी माने वह, तो शी राइट्स। अब आपको तो पता ना कि कभी भी ही, शी, इट,
या कोई भी एक नाम आ जाए बाबू, आने वाला मेन वर्ब में एस ई एस तो जरूर ही जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शी राइट्स ए लेटर है, वह पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है, किससे है, ये जो पत्र है, ये पत्र ये किसके द्वारा लिखा जाता है, तो आपके महिला मित्र के द्वारा, आपकी गर्लफ्रेंड के द्वारा। अब मान के चलो कोई शी नाम की लड़की होगी, XYZ कुछ भी हो सकती है, उसके द्वारा पत्र को लिखा जाता है। तो ये तो हो गया बात, लेकिन हथियार क्या है, तो हथियार है पेन, यानी कि पेन से वो लिख रही है, इसलिए यहां पर लगेगा बाबू विथ। तो आसानी से ऑप्शन बी के साथ चले जाओ। अच्छा लगा, कहोगे यस सर। अब धीरे धीरे जो है ना इंग्लिश जो है ना कहीं से बूम कर रहा है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना टू द नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। बिल्कुल होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न, सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द गड्ढा गुड्डी, है ना। यहाँ देखो ही गोज, तो ही सीट एक नाम के साथ गोज लगता है। टू ए स्कूल, सुनिएगा, टू ए स्कूल बाई, सॉरी मैंने बोल ही दिया, चलो भाई। ही गोज टू ए स्कूल, खाली स्थान बस, सुनिए, विथ माने तो से होता है, बाई मतलब भी से होता है, फ्रॉम मतलब भी से होता है। मैंने बाई का प्रयोग बताया, जब भी किसी वस्तु के द्वारा कोई काम होता है तो समझो कि वहां पर बाई लगेगा। यानी कि आप बस के द्वारा जाते हो कहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाई हो जाएगा। क्यों, बस के द्वारा आपका एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, माने आपको ले जाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा बाबू, तो बाई। काहे लगेगा, क्योंकि मान के चलो हमने आंगन वाला वो कहानी बताया ना, कि आंगन में जो सांप था वो किसी व्यक्ति के द्वारा मारा गया, लेकिन जिस हथियार से मारा गया वो डंडा था, तो इसलिए डंडा के साथ विथ लगेगा, और जिस व्यक्ति के द्वारा मारा गया वहां पर बाई लगेगा। तो मान के चलो अगर बांस के द्वारा आपको ले जाया जा रहा है तो वहां पर बाई ना लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन बी। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दे कट पेपर, लो अब बाकी हम नहीं बताएंगे, अपने से खुद आंसर लगा लो। अगर लाइव प्रीमियर देख रहे होगे, अच्छा बंदा होगा, तो मैंने अभी तक उस समय से जो चिल्ला चिल्ला करके समझाया, बस इसमें से लगा लो। दे कट पेपर, यानी पेपर को काटा जाता है उन लोगों के द्वारा, सीजर कैंची से, तो कैंची क्या हो गया, आपका हथियार हो गया। और हथियार के लिए कभी भी याद रखिएगा बाबू, विथ ही लगता है, तो किसके, तो विथ सीजर। ये समझ में आ रही होगी, एकदम 100% समझ में आ रहा है। यस सर, एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सर इट इज 100% राइट एंड कंफर्म, इट हैज बीन कंफर्म्ड बाय यू डैट, की मतलब इंग्लिश अब धीरे धीरे हमारा नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। माई इंग्लिश इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल स्लोली स्लोली। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। अगर जब इतना ही प्रैक्टिस हो गया तो बनाओ, इसका आंसर क्या होगा, शी इज टॉकिंग। ये भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन से क्वेश्चन पूछता है, दो प्रश्न पूछता है। बताओ ना रे बाबा, कितना आसान है, बता दो। कह लिया हमको, मान के चलो हम तुम लोगों को कुछ इंसल्ट वाली बातें बोल देंगे, तुम्हारी महिला मित्र सुनेगी तो कहेगी देख लो। शी इज टॉकिंग, शी इज टॉकिंग हर फ्रेंड है, तो सुनिएगा क्या हो जाएगा, शी इज टॉकिंग, वह बात कर रहा है, सॉरी कर रहा है नहीं रे, ये शी वाला का है, हम भूल जा रहे हैं, तुम ही लोग की तरह हम भी बकलो लोग हैं। है शी, है शी मतलब वह, और ही माने भी वह, लेकिन दोनों में अंतर है रे बाबा, ये स्त्री के लिए वह और ये पुरुष के लिए। अब बताओ इसमें से क्या होगा। पहला बात की बाई तो होगा नहीं, कट जाएगा, फ्रॉम तो होगा नहीं, ये भी कट जाएगा, ऑफ तो होगा नहीं, बस सुनो, शी इज टॉकिंग, वह बात कर रही है, विथ हर समझ रहे हो ना बॉयफ्रेंड से, है ना, यानी कि वो बात कर रही है, सामने एक हथियार के रूप में कौन है जिससे वो उसका इस्तेमाल कर रही है, तो वो है उसका बॉयफ्रेंड, उसका फ्रेंड है, समझ ना, तो यहाँ विथ लगेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज सिटिंग, अब आगे बाकी तुम लोग लगाओ, इस खाली स्थान गड्ढा गुड्डी को भर दो।
द चेयर। तो कोई भी इंसान चेयर के ऊपर सट कर बैठता है कि चेयरवा मान के चलो कि देखो, एज फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि है टूल है। अब इस टूल के ऊपर हम बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे मेरा लगाव हो जाएगा, यानी कि हम इस पर सट कर बैठेंगे, है ना। लेकिन अगर इस टूल को छोड़कर कोई बैठता होगा तब तो वो दूसरा चीज इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी बैठेगा इस पर, तो बैठने के लिए तो इस पर संपर्क में जाएगा ही जाएगा। तो बाकी देख लो आपको क्या आंसर लगाना है ना। मैंने बताया कि कोई भी टूल हो, अगर कोई भी वस्तु उससे लगा हुआ सटा हुआ हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग होता है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। अब बात आते हैं इन की। तो इन माने होता है में, इन माने में, याद रखिएगा। इन माने के अंदर भी होता है ना। और इन के बाद आने वाला लगभग अगर तुरंत वर्ब आता है तो वर्ब फोर होता है। इन गोइंग जाने में, इन रीडिंग पढ़ने में, है ना। अगर किसी गांव की बात आए यानी किसी विलेज की बात आए तो विलेज में ऐड का प्रयोग होता है। इन बड़े शहरों और नगरों के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये विलेज की बात आएगी, ये विलेज की, तो यहाँ पर इन ए विलेज हो जाएगा, यहाँ इन लग जाएगा। ये मत कहना कि सर यहाँ पर छोटा बड़ा नहीं देख रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक विलेज के अंदर की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग हो जाता है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो जरूर बनाइएगा। तो ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। आई थिंक आपको चीजें समझ में आ गई होगी, है ना। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द मस्ट अप्रोरिएट। चलिए भाई, अप्रोरिएट का मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब कोई काम आने वाली ऑप्शन को ढूंढ लो और इस खाली जगह पर भर दो। द कैट इज टेबल। अब टेबल के ऊपर अगर कैट बैठी हुई है तो भाई हम यहाँ ऑन का ही प्रयोग करेंगे। तो द कैट इज ऑन द टेबल। अब आ जाओ, अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मस्ट अप्रोरिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। है शी कम्स, यहाँ देखो दिल्ली। कोई दिल्ली से आ रहा है या आता है या आ गया था या आ चुका है या आने वाला है, तो कभी भी स्थान को छोड़कर फिर यहाँ आने या एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान तक जाने के स्टार्टिंग में लगता है फ्रॉम। कभी भी देखना चिट्ठी लिखा जाता है ना, तो फ्रॉम में अपना पता लिखा जाता है, फ्रॉम। और जिसके पास भेजा जाता है वहां टू में उसका पता लिखा जाता है कि तू भेजना कहाँ है ना। तो फ्रॉम में अपना नाम और टू में अपने फादर का नाम, कि मैं अपने पिताजी के पास एक पत्र लिख रहा हूँ। इसी तरीके से अगर कोई बंदा किसी जगह से दूसरी जगह जाता है ना, तो फ्रॉम उस जगह से, फ्रॉम उस माने फ्रॉम उस जगह से टू उस जगह तक। कभी भी देखना शादी ब्याह बारात वगैरह में जो कार्ड वगैरह छपवाता है लोग इतना स्क्वायर में, A4 साइज में, तो गाड़ी वाड़ी में जो लगता है तो वहां पर देखना लिखा रहता है फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक बारात जाएगा। माने यहाँ से मान के चलिए कि कोई XYZ गांव है, तो फ्रॉम XYZ टू, है ना, ZXC यहाँ तक जाएगा, है ना। यानी XYZ से ZXC तक बारात जाएगा। यही सब चीजें होती हैं। तो शी कम्स खाली स्थान फ्रॉम हो जाएगा। ऑप्शन सी 100% राइट आंसर। अब यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल बिगिनर वालों के लिए सिलेक्ट द मस्ट अप्रोरिएट। अब आप ये मत कहना कि सर खाली अप्रोरिएट ऑप्शन है क्या, नहीं। मैं आपकी प्रैक्टिस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैंने हर एक टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन रखा हूँ और टोटल 5 टॉपिक पढ़ाने के लिए आया हूँ और 5 टॉपिक से आपका 10 नंबर क्लियर हो जाने वाला है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए ये एक मैंने समझिए तो माइलस्टोन सेशन साबित होगा। अगर आप बिगिनर नहीं हैं, खूब बढ़िया चालाक है, तो आप ज्ञापन एकेडमी पाइए ना, वहाँ पर हम तो एकदम धड़धड़ा के पढ़ा रहे हैं, है ना। तो सिलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज फॉन्ड। देखिए जब भी कभी किसी चीज का कोई प्रेमी होता है ना, तो अक्सर वहां पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है ना। जैसे मान के चलिए ऑफ म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, तो इसके पहले फॉन्ड लगाया जाता है, फॉन्ड। कुल मिला जुला करके फॉन्ड ऑफ माने होता है के प्रेमी, के प्रेमी। मान के चलो तुम महिला के प्रेमी हो तो यू आर फॉन्ड ऑफ योर वाइफ, है ना। यू आर फॉन्ड ऑफ, है ना, फीमेल। तुम महिला मित्र के प्रेमी हो। यू अगर तुम म्यूजिक के प्रेमी हो तो यू आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। तो जब भी कोई किसी चीज का प्रेमी होता है तो फॉन्ड ऑफ का प्रयोग होता है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग होगा।
तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बिहार डीएलएड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम डायरेक्ट यही क्वेश्चन उठा दिया गया था। तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो यहाँ पर ऑफ लग जाएगा। आई थिंक आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब इस अप्रोप्रिएट सेशन का सबसे अंतिम प्रश्न है, न कि इस पूरे सेशन का अंतिम, सुनिएगा। सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। वी लिव, हमने बोला था ना कि जब ए विलेज आए तो यहाँ पर इन लग जाएगा, तो वी लिव इन ए विलेज, मैंने आपसे बताया था। चलिए अब एक नए टॉपिक की फिर शुरुआत करते हैं, फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए बाबू, मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं ना जो कहते हैं कि सर पता नहीं आप फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब तो पढ़ा दिए हैं, बट अभी भी मेरे को समझने में दिक्कत होती है। मैं एक बात बताऊं बाबू, सुनिए ध्यान से। कभी भी सर के बातों को ध्यान से सुनना, ये हमारी पहली परम कर्तव्य अर्थात पहली बहादुरी समझा जाता है। अगर आप सर की बातों को ध्यान से नहीं सुनिएगा ना, ज़्यादा तेज बनने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिएगा, तो एक कहावत है कि ओवर स्मार्ट ओवर कॉन्फिडेंस कॉज हेवी एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के रूप में सिर्फ धक्का लड़ना नहीं होता है, वो माइंड का भी एक्सीडेंट होता है, वो आपके सोच का भी एक्सीडेंट होता है, वो आपके सपने का भी एक्सीडेंट होता है, वो कॉलेज नहीं मिलने का भी एक्सीडेंट होता है। अगर कॉलेज नहीं मिला तो एक्सीडेंट हो गया, यानी आपके सपने साकार नहीं हुआ, तो आपके सपने के साथ भी एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंटल केस में वो बंदा आ जाता है जब ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है, ओवर थॉट में जाता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आप ओवर बनने की कोशिश मत कीजिए। सर जो भी बातें कर रहे हैं थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो आदत तो डालिए पढ़ने की। आप सोचते हो कि इन अ सेकंड सब चीजें समाप्त हो जाएं, आप पढ़ना भी चाहते हो और समय देना भी नहीं चाहते हो, तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, आप ही बताओ ना। देखिए, सबसे पहला बात होता है कि जब हम वर्ब की बात करते हैं, इस पेज को ही ले लेते हैं एगो, सुनिए ध्यान से, और फिर सारे प्रश्न बन जाएंगे, एकदम धड़ाधड़ आप लोग बनाएंगे। सुनिए, जब भी कभी वर्ब की बात आती है तो वर्ब क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, क्रिया। और क्रिया किसे कहते हैं भाई, किसी भी काम का होना, किसी भी काम का होना क्रिया कहलाता है। मान के चलो अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना भी क्या है, एक प्रकार की क्रिया। और अक्सर लास्ट में न या ना आता है या नी आता है ना। तो न ना नी यही सब आता है, न आता है, लगभग शब्द क्रिया के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। अब वर्ब को हम देखें तो उसको कई रूप में देख सकते हैं। एक तो मेन वर्ब होते हैं जिसको ज्यों का त्यों याद किया जाता है, जैसे जाना, आना, है ना, खाना, पीना, दौड़ना, है ना, ये सारी चीजें। तो गो माने जाना, कॉम माने आना, है ना, ईट माने खाना, ड्रिंक माने पीना, है कि नहीं है, रन माने दौड़ना। तो ये चीजें हो गई। एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया जिसको कहते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया। ये हो गया क्या चीज, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। अब सुनिएगा ध्यान से, यही वर्ब जो दो हिस्सों में बढ़ता है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। अब सुनिए, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना बाबू, इसमें जितने भी सब्जेक्ट, देखो अक्सर हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाता है, के बीच में, है ना। सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है, चाहे वो एमीजार हो, वाजवेयर हो, माने कोई भी हो सकता है, विल शैल हो, या हैज हैव हो, या हैड हो, या विल शैल हैव बीन हो, या हैड बीन हो, कुछ भी हो सकता है बाबू। तो सारे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में ही रख दिया जाता है। तो ये हो गया सहायक क्रिया का काम। सहायक क्रिया मतलब क्या हो गया, यानी क्रिया के साथ सहायता कर रहा है, यानी हर मेन वर्ब के पहले लगता है और सब्जेक्ट के बाद लगता है। तो मेन वर्ब के पहले लगा यानी कि उसको सहायता प्रदान कर रहा है। अब यहाँ देखिएगा, इस मेन वर्ब को भी अगर बांटने की कोशिश करें तो वर्ब 1 होता है, वर्ब 2 होता है, वर्ब 3 होता है, वर्ब 4 होता है, वर्ब 5। यानी इस मेन वर्ब से जन्मा 5 संतान। अब मान के चलो कि ये गो माने हो गया जाना, तो गो हो गया मेन वर्ब 1, ये हो गया वर्ब का पहला रूप। अब मान के चलो जो दूसर का बेटवा था वो तनी नाटा हो गया, इसलिए गो को हम वेंट कहने लगे। अब देखो जो तीसर का बेटवा था वो तनी और नाटा हो गया, तो इसलिए गोन हो गया, है ना। तो गो वेंट गॉन, यानी वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। और वर्ब 4 जब
आता है तो वर्ब 4 में आते ही आते ये गो में आईएनजी लग जाएगा। किसी भी वर्ब में आईएनजी लगना वर्ब 4 कहलाता है। अब वर्ब 5 मतलब इस गो में ईएस लगना या एस लगना, एस ईएस का प्रयोग ही वर्ब 5 कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा समझने की बातें हैं, थोड़ा गौर से समझिएगा। अब ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब की जगह पर अगर हम गो ना रख करके, अगर मान के चलिए कि हम क्या रख दें, थोड़ा देर के लिए सोचो, प्ले रख दें, प्ले। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं इधर आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, दिखाई दे रहा है। प्ले रख दें। अब देखना कि इस प्ले में सिर्फ़ ईडी लग रहा है, ईडी लग रहा है ना? तो ये हो गया प्ले, प्लेड, प्लेड, यानी वर्ब 1 ये हो गया, वर्ब 2 ये हो गया, वर्ब 3 ये हो गया। लेकिन जैसे ही वर्ब 4 में आ रहा है तो इस प्ले में आईएनजी लग जा रहा है, अर्थात ये किसी भी टेंस के कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होता है। तो वर्ब 4 को हम कंटीन्यूअस भी कर सकते हैं और किसी भी टेंस के परफेक्ट में इस्तेमाल होने वाला वर्ब 3 तो इसको हम परफेक्ट कह सकते हैं, किसी भी टेंस के। अब वर्ब 5 का इस्तेमाल ही, सी, इट एक नाम के साथ होता है, ही, सी, इट एक नाम के साथ। अक्सर देखना बाबू, ही हो, चाहे शी हो, चाहे ईट हो या कोई भी नाम आ जाए ना, तो आने वाला जो मेन वर्ब होगा, जैसे कि मान के चलो गो आ गया, चाहे कॉम आ गया, तो देखना अगर जी ओ है तो ई एस लग जाएगा, अगर पहले से ई है तो खाली एस लगेगा। तो ही गोज नहीं तो ही कॉम्स, यही होगा। तो आने वाले मेन वर्ब में जो एस ई एस लग जाता है ना, ही, सी, इट एक नाम के अनुसार, उसी को वर्ब 5 बना दिया गया। वर्ब 4 क्या है? किसी भी टेंस का चौथा औलाद, है ना, दूसरा औलाद। ये कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें ये V4 का इस्तेमाल होता है। वर्ब 3 किसी भी टेंस के तीसर का बेटा में इस्तेमाल होता है। वर्ब 2 सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए, सिर्फ पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और वो भी पास्ट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। ये मैं टेंस में पढ़ाया हूँ। और वर्ब 1 का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि विल सेल के बाद फिर वर्ब 1 का ही इस्तेमाल करते हैं। बाबू अब यहाँ बात आकर फंसती है कि सर ये जो प्ले था, इस प्ले में ईडी लगा करके वर्ब 2 और वर्ब 3 तक पहुंचा दिए हैं, बट ये जो गो है ना, हर बार अपनी दशा बदल रहा है। गो को वेंट, गॉन, अब मान के चलिए स्लीप है तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, है ना। सर ये क्या मतलब, स्लिप्ट का स्लिप्ट नहीं हो सकता था, ईडी लगा करके नहीं वर्ब 2 और वर्ब 3 बन सकता था? हम बोले नहीं बाबू, इसीलिए तो वर्ब को एक और कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें तो देखो, इस वर्ब को हम रेगुलर और इरेगुलर में बांटे हैं, इरेगुलर में बांटे हैं, इरेगुलर वर्ब में बांटे हैं। रेगुलर का मतलब हुआ जैसे कि प्ले माने खेलना, तो इसमें खाली ईडी लग जाएगा ना, तो ये वर्ब 2 और वर्ब 3 बन जाएगा, तो ये हो गया रेगुलर। जैसे वर्क का ही ले लो, वर्क का ही, तो सिर्फ इसमें V2 बनाने के लिए इसमें खाली हम ईडी जोड़ देते हैं। तो जिसमें सिर्फ ईडी जोड़ दिया जाए, है ना, सिर्फ ईडी जोड़ दिया जाए वर्ब 2 वर्ब 3 बनाने के लिए, तो वो हो गया रेगुलर। और इरेगुलर वर्ब वो होता है जो हर दशा में बदले। जैसे स्लीप को ही ले लीजिए तो स्लेप्ट हो जाएगा वर्ब 2 के लिए, इसमें ईडी नहीं लगेगा। अब मान के चलो थोड़ा देर के लिए, अब मैंने थोड़ी देर पहले यही एग्जाम्पल एक और दिया था, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड के साथ क्या हो रहा है, इसमें ईडी नहीं जुड़ रहा है, सेकेंड रूप धारण करने के लिए अंडरस्टूड हो जा रहा है, अंडरस्टूड हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इरेगुलर वर्ब हो गया। देखा, वर्ब की अलग अलग प्रजाति, है ना। अब यहां पर देखना, अब यहाँ जो वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है और वर्ब 5 है, तो देखना याद। अब क्या है ना कि जितने भी ये वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 यानी ये मेन वर्ब का जो संतान है, यानी 5 गो, 1 2 3 4 5, ये जो 5 गो संतान है, इसमें से हम क्या करते हैं ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के तौर पर चुनते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, तो सुनिए ध्यान से। फाइनाइट वर्ब की बात करें तो एक तरीका से वो वर्ब जो अपना चाल ढाल हमेशा बदलते रहता है, यानी अपना रंग रूप बदलते रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाए या मेन वर्ब के बदलने से बदल जाए। तो याद रखिएगा बाबू, इसमें सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले यही बताया
कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे? हेल्पिंग वर्ब टोटल के टोटल, जैसे एम इज आर हो, एम इज आर, वाज वेयर हो, है ना, विल या शैल हो, विल या शैल हो, कुछ भी हो, हैज या हैव हो, हैज या हैव हो, हैड हो, ध्यान से सुनिएगा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, यानी कि ये बदलते हैं। और तो और आइए ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 की अगर बात करें, अब वर्ब 4 और वर्ब 5 की बात करें, तो बाबू वर्ब 1 भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। बाबू वर्ब 2 की भी बात करें ना, तो ये भी फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। लेकिन वर्ब 3 की अगर बात करें, तो याद रखिए वर्ब 3 से स्टार्ट होने वाला, जैसे ब्रोकन चेयर हम लोग लिखते हैं, ब्रोकन चेयर का हिंदी होता है टूटा हुआ कुर्सी, है ना। या अगर हम कह दें इंग्लिश रीडिंग बुक, कहीं आप लिखते हुए देखे होंगे, इंग्लिश रीडिंग बुक, इंग्लिश रीडिंग बुक यानी पढ़ने वाली अंग्रेजी की किताब, तो देख रहे हो ना, ये रीडिंग है, इंग्लिश रीडिंग बुक, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्ट V4 से भी स्टार्ट होने वाला, ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट हो जाए। तो वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों क्या है? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यहां पर देखिए, अब फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूं, फाइनाइट वर्ब कौन होता है? जो बदले। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो बदले, यानी इसमें हो जाएंगे वर्ब 1, इसमें हो जाएंगे वर्ब 2, इसमें हो जाएंगे वर्ब 5, और तो और, अब वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वर्ब 1 गो हो चाहे अंडरस्टैंड हो, ये सब सब्जेक्ट के बाद लगने वाला बदल जाएगा। वर्ब 2 भी बदलता है, वर्ब 5 भी बदलेगा। अब ये हो गया क्या चीज? फाइनाइट वर्ब। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सारे हेल्पिंग वर्ब, सारे हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगे? फाइनाइट वर्ब हो जाएंगे। अब बात आती है कि सर नॉन फाइनाइट के बारे में अब बताइए। तो कितने बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार नॉन फाइनाइट का मतलब नहीं, नॉन माने नहीं बदलने वाला, जो एकदम ईमानदार है, बेवफा नहीं, ठीक है। तो हाई देखो, इसके जगह पर रख दो किसी लड़की को जो हर बार बदलती है, इसके जगह पर रख दो किसी लड़का को जो कभी नहीं बदलता है। तो नॉन फाइनाइट, ये अपने वादे से मुकरता नहीं है, ये अपने वादे से बार बार मुकरती है। जब देखिए कौन अच्छा लड़का मिलेगा, उस पर लाइनबाजी करना शुरू कर देगी। यहाँ देखो बॉय की बात करते हैं, नॉन फाइनाइट की बात करते हैं। तो नॉन फाइनाइट क्या हो गया? जो नहीं बदले, जैसे कि वर्ब 3 V4 से स्टार्ट होने वाला, और तो और 2 के बाद आने वाला वर्ब 1 कभी नहीं बदलता है। बाबू मेरे, ये चीज, ये सेंस और ये ट्रिक अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, फिर हर एक एक क्वेश्चन बाबू बनता जाएगा। अब यहाँ पर देखो, मेरे को कुछ नहीं समझाना है, धड़ाधड़ आप 10 गो क्वेश्चन का आंसर एकदम लगाओगे, इत्मीनान से देखते ही आंसर लगाओगे। देखो नॉन फाइनाइट वर्ब पूछ रहा है ना, देखो सी लाइक्स टू प्ले, मैंने अभी बोला ना कि टू के बाद आने वाला वर्ब को देखो, कहीं दिमाग नहीं लगाना, टू प्ले क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आसानी से बन गया। फिर उसके बाद से जो अगला, रुक जाओ, अब यहां पर अगला देख सकते हो, यहां पर क्या है देखो, पिक आउट द नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को एक चीज तो ध्यान में रखना है, कभी कभी नॉन फाइनाइट और कभी कभी फाइनाइट भी पूछता है। तो ही वेंट टू द मार्केट टू बाई, तो देख रहे ना, टू बाई हो गया, तो टू बाई हो गया, टू के बाद आने वाला वर्ब नॉन फाइनाइट हो जाता है ना। ये चीजें क्लियर हो रही है क्या सबको? एक बार कमेंट में थोड़ा बताओ कि हाँ सर ये चीजें बहुत आसानी से क्रिएट हो रहा है ना, ये कंसेप्ट बड़ी आसानी से जो है ना ठीक ठाक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अगला प्रश्न, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना। अब यहाँ देखो, वॉकिंग इन द पार्क ही सॉ ए बर्ड, ध्यान से सुनिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो बताइए। देखिए नॉन फाइनाइट क्वेश्चन सुना, मैंने बोला ना कि देखना वर्ब 4 से डायरेक्ट स्टार्ट होता है, तो वॉकिंग हो जाएगा क्या चीज? वर्ब 4 हो जाएगा आपका नॉन फाइनाइट, एकदम बारीकी से। कोई दिक्कत होगा तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, सर मेरे को ये डाउट है या नेक्स्ट वीडियो इस लेवल पर आना चाहिए, मैं लाऊंगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब या वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। तो ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, तो रीडिंग क्या हो जाएगा आपका? बोलिए, ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाइए, फिर नॉन फाइनाइट पूछा है, हम एकदम रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कंप्रीहेंडिंग के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, तो देख रहे हैं ना, टू डू, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो टू डू क्या हो जाएगा आपका? कहीं ना कहीं से नॉन फाइनाइट हो जाएगा।
उसके बाद से पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखो ही केम हेयर टू मीट, तो देख रहे हैं ना टू मीट, ले भाई हो गया। कितना आसान है जी, एकदम उड़ा देना, क्वेश्चन देखते ही फोड़ देना, है ना। है सीइंग, तो सीइंग पहले ही आ गया तो यही हो जाएगा, बस बात खत्म। अब आ जाओ नॉन फाइनाइट, फिर टू लर्न, देख रहे हैं ना टू लर्न आ गया तो टू लर्न हो जाएगा। बाबू यही क्वेश्चन रहता है, बाकी और कुछ नहीं। मैं कह रहा हूं ना इतना आसान है, इतना आसान है यार, कम से कम थोड़ा आदत तो डालो। ये बात सर जो वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश टीचर जो कि लॉजिक एंड ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, या डेफिनेटली आई मतलब क्या बताएं, आई डोंट नीड टू से अगेन एंड अगेन दैट कि मतलब आप जाओ गो एंड सर्च हु इज द बेस्ट टीचर फॉर बिहार डिलेड इंग्लिश। नो, आई एम नॉट स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, मैं नहीं बोल रहा हूँ इस बात को बार बार, लेकिन खुद से एक मन में क्वेश्चन क्रिएट करो और लगता है तो डाउट है तो पूछो, वो गूगल खुद बताएगा। ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना, तो प्लेइंग हो जाएगा आपका, कितना आसान है। आ जाओ पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। तो टू ईर का मतलब होता है मिस्टेक करना, यानी टू मिस्टेक भी लिख सकता था, तो टू ईर माना क्या होता है मिस्टेक करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ईर छोड़ो, टू ईर के साथ ले लो, ऑप्शन डी ले लो, है ना। अब यहाँ देखो पिक आउट द फाइनाइट वर्ब, देखो दिख रहा है ना, फाइनाइट वर्ब पूछ लेगा, पता है क्या फाइनाइट वर्ब पूछ लेगा, सुनिएगा ध्यान से। ए फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट वर्ब में मैंने क्या बोला था बाबू, मैंने बोला था वर्ब 1 हो जाएगा, मैंने बोला था वर्ब 2 हो जाएगा, मैंने बोला था वर्ब 5 हो जाएगा, और सारे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो वी साव, तो साव हो जाएगा पहले ही, हो गया बस। बाकी स्टैंडिंग ट्राइंग डू टू डू थोड़ी ना होगा, ये सब के सब क्या है नॉन फाइनाइट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद से जो अगला प्रश्न है पिक आउट द फाइनाइट, लो बताओ, तो यह शी इज, तो इज ही हो जाएगा पहले, तो इज हो जाएगा, हमने बोला ना कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है। आ जाओ पिक आउट द फाइनाइट है, दे हैव, तो हैव भी हो जाएगा, तो हैव क्या हो गया आपका कहीं ना कहीं से ये आपका फाइनाइट हो गया। फाइनाइट वर्ब भी पूछ रहा है, ही रन्स, रन्स ही हो जाएगा आपका, कुछ नहीं कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं परेशान होना है, फाइनाइट वर्ब। ही वाज ही हो जाएगा, तो वाज ही ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से बात करें दे आर, तो आर कितना आसान है जी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं, कहते हैं कि सर रियली में आप बहुत अमेजिंग टीचर हैं सर, नॉन फाइनाइट फाइनाइट वर्ब पढ़ाने के लिए। मैं एक बात बताऊं, पॉइंट शुड बी नोटेड, व्हाट एम आई सेइंग हियर, there are lots of teacher, those are समझ रहे हो ना teaching on social media platform, and they are definitely copying me, है ना। वो हमारी कॉपी करते हैं, या वो लोग हमारे कॉपी करते हैं, हम नहीं, XYZ हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। वो देखते हैं कि इबादत सर क्यों टॉप बेस्ट टीचर के लिस्ट में है, और इनकी पढ़ाने का तरीका क्या है, रुको थोड़ा सा मारते हैं कॉपी, और फिर अपना उसमें कुछ जो है ना माने मिर्च मसाला लगा करके वो थोड़ा सा अपने अंदाज में उसको उभारने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कहूंगा, है ना। खैर छोड़िए, रहने दीजिए। एकदम सिंपली तरीका से फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब को आसान बनाना, एक्टिव पैसिव वॉइस को आसान बनाना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आसान बनाना, इतने बड़े बड़े और कठिन कठिन टॉपिक को मैंने इतना इजी, इतना सिंपल बना दिया है ना कि जिसका हद हिसाब नहीं। इंग्लिश से मोहब्बत हो गया है, इतना आसान। सोचो ना क्वेश्चन देखते ही आंसर, अरे यार क्या है डीएलएड में, मैंने कंपटीशन पढ़ा दिया। इंग्लिश को जो छांट कर चलते थे वो इंग्लिश को अब लेकर चल रहे हैं, बहुत आसान है ना। देखो आर हो जाएगा। अगला प्रश्न पिक आउट द फाइनाइट वर्ब, लो ही रूट वर्ब 2 भी तो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत ना है। आ जाओ फाइनाइट है ना, आई एम, तो एम हो जाएगा। कहाँ टेंशन लेना है, नहीं 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 नहीं, नहीं हम टेंशन नहीं लेंगे भाई, तुमको लेना है ले लो। ही हैज हो जाएगा, चल भाई बात खत्म करते हैं। आओ ना फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं, लो दे विल हो जाएगा, विल शैल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। अब आओ अगला प्रश्न, देखो होता क्या है ना कंडीशनल सेंटेंस में, मैं कंडीशनल सेंटेंस की थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, फिर चीजें बहुत आसानी से 2 नंबर मिल जाएगा। और कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 2 क्वेश्चन, पंक्चुएशन मार्क से 2 क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट से 2 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस से 2 क्वेश्चन, कुल मिला जुला करके सारे टॉपिक से मैंने समझ रहे ना 10 टॉपिक से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इतना आसानी से मैं आप सभी को बता दूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो।
मैं इतना लॉजिक और ट्रिक के साथ, हाँ बेशक हमारे कॉपी करने वाले कॉपी करें, मैं XYZ किसी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, बट याद रख लेना लॉजिक और ट्रिक और हर एक एक कठिन से कठिन टॉपिक को इजी करने वाले शिक्षक आपके सामने खड़े हैं, है ना। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग खुद जानते होंगे कितना आसानी से मैं बता दे रहा हूँ, है ना। यहाँ देखिए कंडीशनल सेंटेंस के रूप को समझिए। कंडीशनल का मतलब क्या होता है, कंडीशनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मतलब समझिए, फिर पूरा बातें समझ में आ जाएगी। कंडीशनल का मतलब होता है परिस्थिति। परिस्थिति, अब परिस्थिति कब आती है, कहीं ना कहीं जिसका मनोस्थिति खराब हो जाता है तो परिस्थिति तो आ ही जाती है। अब मान के चलो आप ही हैं घर पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आप वो परिस्थिति खड़ा कर रहे हैं कि गार्जियन बड़ा टेंशन में जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, आपके गार्जियन कह रहा है कि पढ़ो, तो आपने परिस्थिति तो वो खड़ा कर दिया ना एक मुश्किल सा, कि गार्जियन पढ़ाना चाहता है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो गार्जियन आपका कहता है कि ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे ना तो हम तुमको एक मोबाइल देंगे, अगर तुम पढ़ करके गवर्नमेंट कॉलेज ले लेगा ना तो हम तुमको मोटरसाइकिल, बाइक या कोई फटफटवा तुमको गिफ्ट करेंगे। तुम अगर पढ़ लिख करके एक माने बड़ा आदमी बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा ना, हम तुमको बदले में 1 लाख रुपया इनाम देंगे। तो कहीं ना कहीं से एक परिस्थिति वाली बात होती है, और ये दो सब्जेक्ट के बीच बात चलती है, दो सब्जेक्ट के बीच वार्तालाप होती है। ये एक कन्वर्सेशन पॉइंट है जो परिस्थिति के हिसाब से होता है। तो एक होता है जीरो, जीरो कन्वर्सेशन यानी जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसमें क्या होता है ना कि पहला भी जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और ये सब्जेक्ट से ही शुरू होता है, और ये भी सब्जेक्ट से शुरू होकर के, और इसका सेकंड क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर लेना चाहो तो इफ यू हीट, अगर तुम गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, इट मेल्ट्स, तो ये अगर तुम गर्म करते हो तो ये गलता है, माने अगर तुम गर्म करो तो ये गलता है ना। मान के चलो कि अगर तुम इसको गर्म कर, अगर तुम करते हो तो ये गलता है, माने ये गर्म करने से गलता है। तो कोई भी बातें जब जीरो कंडीशनल में हो, या अगर तुम इस चीज को गर्म करते हो ना तो ये गलने की चांसेस लग रहा है, ये गलेगा या गल जाएगा। तो जब भी कभी जीरो कंडीशनल में बात होती है ना, तो वो ऐसा होता है ना कि सामने कोई वस्तु रखा हुआ है और उसके बारे में कहते तुम अगर इसको ऐसे करते हो ना तो ये ऐसा हो जाता है, अगर इसको तुम घुमाओगे ना तो ये ऑन हो जाता है। तो ये हो गया जीरो कंडीशनल। और एक होता है फर्स्ट कंडीशनल। और याद रख लेना बाबू, कंडीशनल का मतलब ही होता है परिस्थिति, और परिस्थिति किसी दो सब्जेक्ट के बीच ही उत्पन्न होती है। पहला क्लाउज दूसरा क्लाउज, यहां से सब्जेक्ट से शुरू होगा पहला क्लाउज, फिर सेकंड सब्जेक्ट से शुरू होगा दूसरा क्लाउज। याद रख लेना, पहला क्लाउज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और सेकंड क्लाउज विल सेल के अनुसार बदल जाए, माने अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। सुना आपने, फर्स्ट कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या हुआ कि यहां सब्जेक्ट तो रहेगा लेकिन पहला क्लाउज क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, पास्ट। और ये सेकंड जो क्लाउज है ना वो वुड के अनुसार बदल जाए, वुड प्लस वर्ब वन, ये हो गया सेकंड। और थर्ड जो होता है ना बाबू, थर्ड जो कंडीशनल सेंटेंस होता है वो तो सब्जेक्ट का पहला क्लाउज पास्ट पार्टिसिपल से शुरू होगा, पास्ट परफेक्ट से शुरू होगा, यानी इसमें रहेगा हैड प्लस V3। यहां पर क्या होगा, सेकंड वुड हैव प्लस, वुड हैव प्लस V3। देखा, 1 2 3 4, चार कंडीशन होते हैं, चार परिस्थितियां आती हैं। अगर तुम गर्म करते हो तो पिघलता है, पहला जीरो कंडीशनल हो गया। फर्स्ट कंडीशनल, तू खैबू तक खाएम, ये हो गया फर्स्ट कंडीशनल। ए सुना ना, देखो तू खिसियाइले बड़ो हमहू खिसियाइले बने, खैबू तक खाएम ना खैबू तो ना खाएम, उपासे तू सुतबू त उपासे हमहू सुते, ना खैबू तो ना खाएम खैबू तो खाएम। तो ये हो गया क्या चीज, गागेगी के अनुसार बदल गया, तो ये फर्स्ट कंडीशनल हो गया। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो वो विल सेल के अनुसार बदलता है। सेकंड कंडीशनल क्या होता है, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, इफ आई वियर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं मनी मनी होता, ठीक है ना। या मैं
इंग्लिश बोलता। इफ आई वेयर यू आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हारे जगह पर होता तो मैं इंग्लिश बोलता। अब आ जाओ, यहां देखो थर्ड कंडीशनल में क्या हो रहा है। यहां पर क्या होता है, अगर तुम इस काम को कर देते हो, अगर तुम इस काम को कर दिया होता, इस तरीके से अगर तुम इस काम को कर दिया होता तो तुम्हें माने कोई नहीं बोलता। माने ये काम ऐसा हम कह रहे हैं ना, ऐसे परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जो काम बीत चुका है। यानी कि अगर तुम इस काम को कर दिए होते ना तो तुम्हें कोई नहीं बोलता। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड कंडीशनल। अब आइए क्वेश्चन की तरफ, जब हम लोग करते हैं ना क्वेश्चन की तरफ, तो फिर चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए अब मैं बनाऊंगा ना तो आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कंडीशनल सेंटेंस जैसे ही देखिएगा एग्जाम पेपर में तो समझिएगा कि इबादत सर का बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। यहां देखो, यू वुड मैनेज, अगर पहला ही कंडीशन देखो, पहले सब्जेक्ट है यहां पर भी सब्जेक्ट है, इन दो सब्जेक्ट के बीच में परिस्थिति आ रही है, क्या चीज, यू वुड मैनेज इट इफ यू। तो वुड किसके अनुसार बदलता है, जब मामला पास्ट में हो। तो देखिए इफ यू डिड, यहां क्या होगा, इफ यू डिड नॉट पैनिक है, इफ यू डिड नॉट पैनिक, है ना, इफ यू डिड नॉट पैनिक यू वुड मैनेज इट। क्या कह रहा है, यहां देखो जैसे ही अगर मामला क्या हो रहा है, सुनिएगा, कहीं ना कहीं से पास्ट में जा रहा है, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये वुड के अनुसार बदल जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ वाज वेयर नहीं लगा सकते हैं, वाज वेयर, तो बाबू वाज वेयर के बाद भी फोर आना चाहिए ना। पैनिक क्या है, एक प्रकार के दुख दर्द पीड़ा है। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। तो इफ यू डिड नॉट पैनिक, अगर तुम दुख दर्द पीड़ा में नहीं होती, यू वुड मैनेज, तो तुम इस चीज को मैनेज कर सकते थे। तो चलो भाई वुड के अनुसार बदल दिया, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बात आती है, ठीक है सर ये चीजें तो मैं समझ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, इफ शी, तो यहां भी सब्जेक्ट यहां पर भी सब्जेक्ट। मैंने बोला है ना बाबू, बस एक चीज ध्यान में रखना, दो सब्जेक्ट होते हैं जी, और दो सब्जेक्ट के बीच परिस्थिति कुछ ऐसा आता है जिसके अनुसार विल या वुड या वुड हैव लगाते हैं। अब देखो ना, पहले ही वुड लग गया है सेकेंड क्लाउज में, तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, पास्ट के अनुसार बदलेगा। इफ शी स्टडीड हार्डर शी वुड पास द एग्जाम, अगर वो कठिन परिश्रम की होती एग्जाम पास कर गई होती। ठीक है ना। यहां देखो अगला प्रश्न, कंडीशनल सेंटेंस है ये, आई वुड हेल्प, तो वुड के बाद वर्ब वन है, तो वुड कब लगता है, जब मामला पास्ट में हो। इफ आई वेयर रिच, अगर मैं धनी होता है, इफ आई वेयर रिच, इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता तो क्या होता, आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीबों को मदद करता। देखो मैं एक चीज बताऊं, अब कहोगे तुम कि सर आई के साथ वाज भी तो लग सकता था, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर कहोगे सर आई के साथ वाज लगता ना। देखो जब भी कभी इमेजिनेशन वाला बात बोला जाता है ना, कि अगर मैं धनी होता, तो वहां पर स्पेशली वेयर ही प्रयोग होता है। अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, तो इफ आई वेयर यू, तो हमेशा वेयर का ही प्रयोग होता है, इस चीज भूलना मत। इफ दे, खाली स्थान अर्लियर, दे वुड कैच द, तो वुड के बाद क्या है, वर्ब वन है, तो क्या हो जाएगा, इफ दे क्या हो जाएगा, लेफ्ट अर्लियर दे वुड, तो देखो यहाँ पर वर्ब टू यही ना है, तो इसीलिए हम इसी के साथ जाएंगे, है ना। अब आ जाओ कंडीशनल सेंटेंस, कुछ नहीं, अच्छा मैं इसका हिंदी बता रहा हूँ, नहीं ना, चलो अगर मैं हिंदी बता रहा हूँ तो इसको इग्नोर करो, बस चीजें समझो। वुड के बाद वर्ब वन है, वुड के बाद क्या है, वर्ब वन, इसके पहले वाला पास्ट हो जाएगा। पास्ट कौन है, देखो जिसमें ईडी लगा है, बस हो गया, कोई बात नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस देखो, फिर धड़ाधड़ बना गो, इफ वी वुड, तो देख रहे वुड के बाद क्या है, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पास्ट कौन है? तो हैड है। इफ वी हैड टाइम वी वी वुड विजिट द जू, है ना। अब आ जाइए अगला कंडीशनल सेंटेंस। इफ शी खाली स्थान आई वुड है, वुड के बाद वर्ब वन है, सी के बाद कॉल्ड आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ कंडीशनल सेंटेंस। इफ आई खाली स्थान वुड नॉट टू डू, तो यहाँ देखो वुड के बाद वर्ब वन फिर भी है। तो इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह पर होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फिर नेक्स्ट, इफ ही खाली स्थान ही वुड विन, तो वुड के बाद भी वर्ब वन, है ना। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ही रेन हो जाएगा, रन का रेन, इरेगुलर वर्ब हो इसमें, जिसमें ईडी रहता है वो रेगुलर, और जिसमें ईडी लग करके वर्ब टू वर्ब थ्री नहीं बदलता है वो इरेगुलर हो गया। तो इफ ही रैन फास्टर ही वुड विन द रेस। अब आ जाओ कंडीशनल सेंटेंस। इफ दे खाली स्थान केयरफुली दे वुड नॉट मेक मिस्टेक, दे वुड नॉट मेक मिस्टेक। क्या होगा बाबू, सुनो ध्यान से। इफ दे, तो वुड के बाद क्या है, वुड के बाद वर्ब वन। कोई बात नहीं है यार, यहाँ पास्ट वाला चुन लो ना, बस बातें खत्म। आ जाओ अब यहाँ देखो, अब क्वेश्चन देखो कैसे कैसे, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछता है, मुहावरे से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ये 2 अंक का पूछता है। और मैं इसका भी लॉजिक ट्रिक बता देता हूँ, एकदम सीक्रेट, यूं समझ लो तो एक सीक्रेट क्लास है, और बिगिनर्स के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है। और भाई बिगिनर्स ही क्यों, सब लोग देखेंगे तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। यहाँ देखो, बेड ऑफ रोजेज। एक बात बताओ, जब नई नवेली दुल्हन घर पहुंचती है तो उसके लिए दुल्हन का घर कितना सुंदर सजा रहता है। एक तो खूब बढ़िया नया पलंग, उसके ऊपर माने समझ रहे हो ना, गद्दा, उसके ऊपर चादर, उसके ऊपर फूल वाला चादर, उसके ऊपर फूलों की बारिश, गुलाब के फूल एकदम वाह पूरा रूम में। समझ रहे हो, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, कितना कंफर्टेबल बना दिया जाता था। बेड ऑफ रोजेस का अर्थ क्या निकल कर के आ रहा है, वेरी कंफर्टेबल, है ना, यानी कि ए प्लेस और सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। देखा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा फिर कॉमन सेंस लगाओ। ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, इट इज अ पीस ऑफ केक, माने ये मेरे लिए काफी आसान है। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब आसान, तो क्या हो, काफी इजी। अच्छा देखा, सबसे पहला बात कि टेस्टी के साथ, अब देखो ऑप्शन का इलिमिनेट करने का मैं तरीका भी बता दे रहा हूं। अगर मान के चलो कि तुम कहोगे सर आप तो ये याद किए हैं तो बता दिए, बट हम लोग को कोई लॉजिक बताए, तो मैं लॉजिक बता रहा हूँ। देखो, स्वीट डिश के साथ जाओगे तो टेस्टी के साथ नहीं चले जाओगे, तो जब ये दोनों में अगर डाउट है तो दोनों काट दो। इडियम एंड फ्रेजेस ऐसे ही बनाया जाता है। हार्ड और इजी में किसको पकड़ेंगे, हार्ड को पकड़े, तो ऐसा लग रहा है ए पीस ऑफ केक मतलब कि किसी चीज को छोटा करना, मतलब कि काफी इजी बनाना, तो हार्ड के साथ नहीं जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आ जाओ अगला प्रश्न। वंस इन अ ब्लू मून, अभी तक तो चंद्रमा को उजला श्वेत रंग में देखा है। अब बताओ कि ब्लू मून देखना मतलब कि एक रेयर चीज देखना, तो रेयर, रेयरली, वेरी रेयरली हो जाता है, यानी वो काफी मतलब रेयर केस हो जाता है। अब हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि किसी मुख्य बिंदु पर कांटी को ठोकना, मतलब कि समझ रहे हो ना, किसी चीज को मैंने एग्जैक्टली फोकस करना, तो कहीं ना कहीं से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ये हो जाएगा। अब मिस यहाँ पर भी है, हर्ट यहाँ पर भी है, फिक्स नेल, तो फिक्स नेल तो नहीं होगा, तो ये दोनों हर्ट पहुंचाने वाला मिस करने वाला चीज है, तो उसको निगेटिविटी को पहले काट दिए, पॉजिटिवली हम आ गए। अगला है ब्रेक द आइस, है ब्रेक द आइस यार, ब्रेक द आइस मतलब, अब चलो मुद्दे की बात कर लेते हैं, मैंने स्टार्ट कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं से, ब्रेक द आइस यार, छोड़ो झंझट, है ना। अब बात शुरू करते हैं। स्पील द बीन्स, अच्छा एक बात बताओ, आम खाया होगा, आम के बीज को फेंक दिया होगा, अब उस बीज के अंदर भी एक छोटा सा बीज निकलता है, जिसको फाड़ करके हम निकालते हैं, यानी उसके अंदर के सीक्रेट को बाहर निकालते हैं, यानी कहीं ना कहीं से रिवील ए सीक्रेट, यानी किसी के सीक्रेट को बाहर निकालना, स्पील द बीन्स, है ना। अब आ जाइए यहाँ पर देख, अंडर द वेदर, हम लोग कहते हैं थोड़ा सा यार क्लाइमेटिज इफेक्ट, जब ठंडी से हम लोग गर्मी में प्रवेश करते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, जब गर्मी से ठंडी में हम लोग जाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। अब क्या ही बताएं, हम लोग अंडर द वेदर चले जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं से हमारी तबीयत खराब हो जाती है, यानी फीलिंग अनवेल, है ना। अब आ जाओ, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब क्या होता है, ऐसा
आशीर्वाद जो चुपके से मिल रहा हो, यानी अंदर अंदर कुछ हो रहा हो, तो ए हिडन कर्स तो नहीं होगा, ए ब्लैक लक बैड लक तो नहीं होगा, समथिंग गुड इन अ बैड सिचुएशन, यानी कुछ खराब परिस्थिति में भी कुछ अच्छा हो रहा है, जिसको ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें ऑलवेज कीप रिमेंबर। यहाँ देखो, बर्न द मिडनाइट ऑयल, मध्यांतर में तेल को जलाना मतलब समझ रहे हो? हाँ बताओ तो, कहीं ना कहीं से वर्क लेट एट नाइट, यानी कि आप बहुत रात तक काम करना है ना, तो ये हो जाएगा। अब आ जाओ ये अंतिम प्रश्न, और फिर उसके बाद से मैं आप सभी से लास्ट में बात करूंगा कि सेशन कैसा लगा, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या किस लेवल पर एकदम बिल्कुल इसी तरीके का आप चाहते हैं सेशन, नेक्स्ट संडे को आप किस किस टॉपिक को कवर कराना चाहते हैं बात सर से, बिल्कुल इजी और ट्रिक और लॉजिक के साथ वो सारी चीजें मैं आप सभी के बीच है ना लेकर के आऊंगा। आइए ना, इडियम एंड फ्रेजेस लास्ट है। बाइट द बुलेट मतलब समझ में आ रहा है ना, कि कहीं ना कहीं से बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी मुश्किल चीजों को, मैंने समझ रहा है ना, एक बहादुरी से काम करना, यानी कि फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी कि किसी मुश्किल चीजों को बहादुरी से अगर काम कर देते हो ना, यानी सांप है बहुत मोटा, उसको बहादुरी से यानी अपने तकनीक और अपने दिमाग को लगा करके बड़े ही बहादुरी से मार दिया और सांप आपको नहीं काटा, तो समझो कि ये आपने क्या किया, आपने यू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, आपने बहादुरी से काम किया है ना। चलिए बाबू, बाकी सब तो आप देख ही रहे हो कि अबाउट सर पॉपुलर फॉर टॉप क्वेश्चन सीरीज एंड फंडामेंटल इंग्लिश क्लासेस फॉर द बिहार डीएलएड, एंड इफ यू डोंट हैव एनी, समझ रहे ना, बिलीव, सो नो प्रॉब्लम, यू कैन गो नाउ बाय सर्च इंजन एंड यू कैन सर्च बाय इबादत सर this line, you can type who is the best teacher for Bihar DLED English, then you can just find this type of sentences like इबादत सर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, ये ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी यूट्यूब के बिहार के मतलब जो भी है अदर क्लास पे सारी चीज़ें आ जाएंगी, मतलब मेरी तारीफ में गूगल सारा चीज़ दर्ज कर चुका है। अब यहाँ पर देखो, इबादत सर एक बहुत अच्छा कैंपेन चला रहे हैं कि पढ़ाई को सिर्फ आदत ही नहीं बल्कि अपनी ताकत भी बनाना है, और ताकत बनाने के लिए हर संडे को ज्ञापन फॉर एवरीथिंग के साथ जोड़ना है, तभी जाकर के इंग्लिश हम 20 नंबर को छांट कर नहीं बल्कि ले करके चलेंगे। जी हाँ, याद रखिएगा कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल से ही जुड़ना होगा, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञापन.academy है, और व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी यही ज्ञापन एकेडमी की कम्युनिटी पोस्ट किया गया है, और ना ही तो अबाउट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। ट्विटर की बात करें तो ज्ञापन एकेडमी ट्विटर अकाउंट है। जी हाँ, अब बताइए बाबू, ये सेशन कैसा लगा? बड़ा मेहनत करके, बड़ा ही बारीकी से, बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मोड में मैंने आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, हर तरीके से हर प्रयास करने की कोशिश की। इवन तो फिर भी अगर कोई त्रुटियां, कोई खामियां या कोई लगे कि ये बात सर इस चीज़ को बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट संडे को मैं उस चीज़ को फिर उसी टॉपिक को दोहरा दूंगा और बहुत अच्छा तरीके से एक नए अंदाज और लॉजिक और ट्रिक के साथ में फिर दोबारा आपको समझाने में पूरी की पूरी अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं अपने खुद की तारीफ खुद से नहीं करना चाहता हूं, आप खुद जो है ना ज्ञापन एकेडमी टीम की तारीफ ज्ञापन एकेडमी के वो बच्चों से पूछ लीजिए जहां पर उन लोग की सिलेक्शन हो चुकी है, वो बच्चे सरकारी विद्यालय में आराम से जो है ना अपना एडमिशन कराकर पढ़ाई कर रहे हैं। जिस सरकारी स्कूल में पूछिए, बिहार के किसी भी कोने में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें एंट्रेंस का एग्जाम देने के बाद बच्चे सिलेक्ट होने के बाद जाते हैं, उनसे पूछिए कि तुम कहाँ पढ़े थे, वो डायरेक्ट बोलेगा हमने ज्ञापन एकेडमी से पढ़ा था। सिलेक्शन कैसे हुई? मैंने सारे वीडियो को लाइव देखा, सारे वीडियो को प्रीमियर देखा, सारे वीडियो को अपलोडेड देखा, जो जिस तरीके से सर लोग डालते थे सारी वीडियो को मैंने देखा, मैंने एक भी वीडियो मिस नहीं किया। अगर आपके अंदर यही आदत रहती है तो सच बताऊं तो जब तकदीर का सिक्का उछालोगे तो हेड भी अपना होगा और टेल भी अपना होगा। बस ज्यादा तारीफ में कुछ नहीं करना चाहते हैं, स्टूडेंट का फीडबैक देख लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए, ज्ञापन एकेडमी की तारीफ भर भर कर रखे हैं। ठीक है, जलने वाले तो जलते रहेंगे। ज्ञापन एकेडमी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पूरी चारों तरफ एक ही दहाड़ ज्ञापन एकेडमी फिर से तोड़ेगा रिकॉर्ड, इस बार अपना ही रिकॉर्ड, दूसरा कोई नहीं तोड़ता है, ये खुद रिकॉर्ड बनाता है, खुद तोड़ता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय।